पटवार परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका संबंध उन वीडियोज से है जो इस चैनल में पूर्व में ही अपलोडेड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने 1922 में संविधान निर्माण की मांग की? संविधान निर्माण की मांग की ना भाई, हमने पढ़ा ना कि संविधान निर्माण की पहली जो मांग है किसने की, या दूसरी बार किसने की, तीसरी बार किसने की? कि भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, भारतीय ही करेंगे, है ना, कि भारत के लिए संविधान का निर्माण हो, उसके तहत शासन चले और जो संविधान बने, जो संविधान सभा बने उसमें सभी भारतीय हो। इसी मांग का एक इतिहास रहा है। तो ये हम ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि 1922 में किसके द्वारा की गई थी संविधान निर्माण की मांग? तो देखिए एक तो जवाहरलाल नेहरू, ए है जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? 1936 में जब आईएनसी का अधिवेशन हुआ था लखनऊ, तब अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। तो उस वक्त नेहरू जी ने औपचारिक, इनके चूंकि अध्यक्ष थे तो औपचारिक रूप से इनके सानिध्य में काम हुआ था सारा, तो इनके सानिध्य में ही उसकी मांग की गई थी। और फिर नेहरू जी ने 1938 में भी जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ तो उसमें भी इन्होंने मांग की थी अपनी तरफ से, जब इन्होंने स्पीच दिया था। तो नेहरू जी का ये इतिहास है, यानी 1922 से इनका संबंध नहीं है। आगे चलेंगे आप, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक का इतिहास ये रहा कि सबसे पहले इन्होंने की भारत में, ये अखबार में इन्होंने की थी और 1895 में की थी, सी, है ना। तो इनका भी संबंध 22 से नहीं है। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। तो आईएनसी ने भी पहली बार मांग की थी 1936 में। तो अब कौन बचे? जब तीनों आंसर करने का, एक सोल्व करने का ये भी तरीका, चलो आपका एक, अगर 3 के आ रहे हैं आपको एग्जैक्ट आंसर की, भाई जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त की थी, तिलक ने उस वक्त की थी, आईएनसी ने उस वक्त की थी, तो फिर जो बचा उसने जरूर इस 22 में की होगी। लेकिन हमने तो आपको बताया भी है कि महात्मा गांधी ने 1922 में की थी। तो यहां आंसर जो आएगा वो बी आएगा, कि जो 1922 में संविधान निर्माण की मांग की गई वो महात्मा गांधी द्वारा की गई। ये याद रखेंगे इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो देखिए संविधान सभा का काम क्या था? भारत के लिए संविधान बनाना। और इसका गठन का ऑर्डर कहां से आया? प्रस्ताव किसने, गठन का ऑर्डर कहां से आया बनके? प्रावधान किसने किया? अंग्रेजों ने किया ना, ब्रिटेन से। भाई संविधान सभा बननी है कि नहीं बननी, इसका फैसला तो अंग्रेज सरकार ने किया ना। तो किसके तहत, कौन सा प्रस्ताव था, कौन सी योजना थी? तो देखो अगस्त प्रस्ताव में तो ये बात है कि 1940 में जब ये आया, ये रखा गया था अगस्त प्रस्ताव, तो इसमें तो ये प्रावधान था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा और उसका निर्माण करने वाली जो संस्था होगी, जो संविधान सभा होगी, उसमें सभी भारतीय होंगे, ये बात थी। हम चूंकि यहाँ क्या भाई लिंक में किस संविधान सभा का गठन किया गया था, जो एक्चुअल में गठन हो चुका था 1946 में, तो वो किस योजना के तहत किया गया था? तो इसी योजना में, तो अगस्त प्रस्ताव में तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि 1946 में हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। वेबल योजना ये 1945 में आई थी, वाइसराय वेबल ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक योजना पेश की थी। तो इसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं थी कि भारत के लिए वो जो संविधान सभा गठित हुई 1946 में, उसके बारे में कोई जिक्र इसमें किया गया हो। ये जरूर था कि भाई हम भारतीयों के लिए संविधान सभा, अब जो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनेगी वो भारतीयों की होगी, लेकिन जो वास्तव में जो गठित हुई 1946 में, उसका जिक्र इसमें नहीं था। तो फिर कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया ना, तो मई 1946 में इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव रखा है भारतीय नेताओं के समक्ष कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे, और उसके तहत ही, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही गठन हुआ। उन्होंने जैसा बताया, जैसे उन्होंने कहा कि 389 सदस्य होंगे, तो 389 उसमें सदस्य थे। यानी एक्चुअल में जो वास्तव में भारत में पहली बार संविधान सभा का जो गठन हुआ, उसकी प्लानिंग सारी, उसका उल्लेख इस कैबिनेट मिशन योजना में था। कैबिनेट मंत्रियों, 3 कैबिनेट मंत्रियों का मिशन आया था ना इंडिया में, ब्रिटेन के, हैं?
याद है कि नहीं है? 3 कैबिनेट मंत्रियों का मिशन आया था ना, हमने बताया था आपको। तो वो 3 कैबिनेट मंत्रियों का मिशन जो आया उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मंत्री थे उसमें, और उनके द्वारा जो योजना प्रस्तुत की भारतीय नेताओं के समक्ष, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें 389 सदस्य होंगे। समझे? तो ये उसके तहत ही बनी थी ये जो संविधान सभा बनी। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, ये डी विकल्प होगा नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था इसका गठन। तो क्या करेंगे यहाँ? सी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? देखो, सब ए, संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित संस्था थी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा के जो मेंबर थे ना, वो सारे के सारे निर्वाचित थे, यानी वोट डालकर उनको बनाया गया था। इसका मतलब हुआ सभी के सभी। दूसरा लिखा है कि संविधान सभा पूर्णतः मनोनीत संस्था थी। इसका मतलब यह था कि संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे वो सभी के सभी मनोनीत किए गए थे, यानी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई निर्वाचन नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ था, वो सारे के सारे मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे, उनका मनोनयन किया गया था। एक लिखा है कि आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत संस्था थी। तो अब इसमें हमने पढ़ा कि जब कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की ना कैबिनेट मिशन ने, तो उसमें क्या था कि 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 सदस्य कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत से। 286 आएंगे ना ब्रिटिश भारत से, और कितने? 93 सदस्य कहां से आएंगे? देसी राजाओं से, देसी रियासतों से। तो उसमें क्या प्रावधान था कि जो 296 सदस्य होंगे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी से, तो वो सभी क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। और फिर क्या लिखा कि जो 93 सदस्य आ रहे हैं, जो 93 सदस्य है देसी रियासतों से आएंगे, वो सभी मनोनीत होंगे। कौन मनोनयन करेगा उनका? देसी राजा करेंगे। तो दोनों तरह की विशेषता थी ना वहां के सदस्यों में, यानी दोनों प्रकार के सदस्य थे इसमें, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। 93 सदस्य मनोनीत थे ना, और निर्वाचित थे 296। तो अपन ये भी नहीं कर सकते कि 389, अगर ये मानो सही आप, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि 389 के 389 निर्वाचित थे, जबकि ऐसा नहीं था। या अपन जैसे बी माने, तो इसका मतलब ये है कि 389 के 389 ये मनोनीत थे, ऐसा भी नहीं था, उसमें निर्वाचित भी थे। तो सी में चलिए आप, इसमें क्या लिखा? संविधान सभा आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत संस्था थी। भाई आंशिक निर्वाचित थी ना, कैसे? 296 सदस्य निर्वाचित थे, और आंशिक मनोनीत मतलब उसका कुछ अंश ऐसा था संविधान सभा का, या कुछ सदस्य ऐसे थे जिनका मनोनयन किया गया था। वो 96 सदस्य थे ना मनोनयन वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ? 93 सदस्य थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आंशिक यानी कुछ सीमा तक निर्वाचित थी, और आंशिक यानी कुछ सीमा तक या कुछ अंश उसका मनोनीत सदस्यों का था। तो समझ गए ना? तो सी आएगा इसमें, उपयुक्त सभी आएगा नहीं, क्योंकि अगर उपयुक्त सभी करते हैं अपन, तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब तो फिर पूर्णतः निर्वाचित भी थी, पूर्णतः मनोनीत संस्था थी, तो एकदम एडवर्स हो जाएंगे ना। तो इसमें क्या आएगा? सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, आजादी से पूर्व वर्तमान राजस्थान में कुल कितनी चीफ कमिश्नरी थी? चीफ कमिश्नरी हमने बताया था आपको कि आजादी से पहले भी भारत में, जैसे आज भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उस वक्त भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन उनका नाम क्या था? चीफ कमिश्नरी। तो ये पूछ रहा है कि आजादी से पूर्व वर्तमान राजस्थान में, आज का जो राजस्थान यानी आज की जो बॉर्डर है राजस्थान की, आज जो आप अभी जैसे 2020 में जो आप राजस्थान की सीमा देख रहे हैं, इस सीमा के अंदर आजादी से पहले कितनी चीफ कमिश्नरी थी? तो 4 थी, 3 थी, 11 थी या 1 थी? तो भारत में कुल कितनी थी? 4 थी ना, या राजस्थान में 4 थी? राजस्थान में तो 1 ही थी, अजमेर मेरवाड़ा है। अच्छा, 4 का ऑप्शन इसलिए नहीं आ सकता कि 4 थी तो सही, लेकिन वो पूरे भारत में थी। ABCD हमने बताया था आपको, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान वाली, एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चली गई बाद में, और एक थी सी कुर्ग कर्नाटक में, और एक थी डी दिल्ली।
तो 4 थी ना पूरे भारत में, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये एक ही थी राजस्थान में, ये याद रखेंगे एकदम। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक चीफ कमिश्नरी थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है, गलत है? तो इसमें ए, प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की निर्धारित संख्या 389 थी। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने जो प्रस्ताव रखा संविधान सभा का, उसमें जो सदस्य संख्या रखी वो कितनी थी प्रारंभ में? तो इसमें क्या लिखा है कि प्रारंभ में, यानी जब पहली बार कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की वह 389 थी। सही है, 389 थी। अच्छा, तो ये तो सत्य है। बी, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए, ये भी सही है, जुलाई 1946 में हुए चुनाव। और यानी इसका मतलब ये है कि जो आजादी से पहले ही संविधान सभा का गठन हो गया था, इसको याद रखेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले संविधान सभा बन चुकी थी, यानी परतंत्र भारत में बन गई थी संविधान सभा। तो अच्छा, उसके बाद यानी ये भी सही है। बीबी, सी में लिखा है संविधान सभा के लिए चुनाव 293 सीटों हेतु हुए थे। 293 के लिए हुए थे क्या? 289, 389 कुल सदस्य संख्या थी। इसमें जो ब्रिटिश प्रांतों से थे कितने थे? 296। तो ब्रिटिश प्रांतों से जो थे वहीं से तो उनके लिए तो चुनाव होना था, तो 296 के लिए चुनाव होना था, बाकी बचे 93। तो 93 मनोनीत हुए थे, यानी चुनाव तो 296 सीटों के लिए हुआ था। तो ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? गलत हो गया ये, तो सी गलत है इसमें। अब डी देखो आप, चुनाव में आईएनसी को 208 सीटें प्राप्त हुई। चुनाव में जो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसको 208 सीटें प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है, तो इसमें गलत कौन सा हुआ? सी। तो इसका आंसर होगा सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, राजस्थान से सदस्यों की कुल संख्या 14 थी। कितनी थी राजस्थान से? राजस्थान से 15 थी ना सदस्य संख्या, 14 तो देसी राजाओं से थे, देसी रियासतों से थे, और एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर से या केंद्र शासित प्रदेश से था। तो ये गलत हो गया एक तो। और कौन से गलत होते हैं? बी, अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया था। अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी थी, यहां से सदस्य कौन थे संविधान सभा में? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बिल्कुल सही है, यही थे। अच्छा, सी, निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यानी संविधान सभा में जो 296 सदस्य निर्वाचित थे उनका निर्वाचन इस आधार पे, यानी ये प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति वयस्क होता है, यानी जितने भारत में वयस्क आदमी थे उन सभी को मत देने का अधिकार था और उन सब ने वोट देकर इनको बनाया था। ऐसा नहीं था सभी वयस्क व्यक्तियों को कोई मताधिकार नहीं था। उस वक्त इनका निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, यानी वयस्क मताधिकार में तो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जब जनता निर्वाचित करती है तो वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई जाती है। उसमें क्या है कि जितने 18, जैसे अभी 18 साल है वयस्क की उम्र, वयस्क होने को के लिए कितनी उम्र चाहिए? 18। तो जितने 18 साल के वो सब मत देते हैं। अभी जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, वो वयस्क मताधिकार कहलाता है। उस वक्त संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन इस आधार पर नहीं हुआ। वो कैसे हुआ? जो प्रांतों की विधान परिषदें थी, उन विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों ने, उसके जो सदस्य थे उन्होंने उनका चुनाव किया, विधानसभा के सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों का। तो क्या समझे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तो यानी प्रत्येक वयस्क आदमी को मताधिकार नहीं मिला। तो इसे क्या कहेंगे? क्या हो गया? ये गलत हो गया ना। अच्छा, डी, हैदराबाद रियासत से 4 सदस्य थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिससे कोई सदस्य नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। आपको मालूम है हैदराबाद में तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिलाया था, वो तो तैयार नहीं था भारत में मिलने के लिए। तो समझिए उसने कोई सदस्य भेजा भी नहीं था कि हमें कोई संविधान सभा नहीं चाहिए, न कोई संविधान निर्माण में हमें कोई इंटरेस्ट है। तो हैदराबाद यानी ये भी गलत हो गया, इससे कोई सदस्य नहीं थे। तो फिर सही कौन सा हुआ?
अजमेर मेरवाड़ा, बाकी सभी गलत हो गए ना, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी बी एन राव, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए राजेंद्र प्रसाद का इससे क्या महत्व था संविधान सभा में, ये स्थायी अध्यक्ष थे, है ना, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनने से पहले अस्थायी रूप से इनको बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो तो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो अब रहे बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, तो ये वैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने ही मूल रूप से उसको संविधान को लिखा था, समझ गए। तो वैधानिक सलाहकार का मतलब ये हो गया कि उसको कानून, किसी भी बात को कानून की भाषा में लिखना है, उसकी सलाह इन्होंने दी। सलाह देने का मतलब ये हो गया कि लिखा ही इन्होंने था, लिख कर इन्होंने तैयार कर दिया कि आप जो बात कर रहे हो उसको कानून में ऐसे लिखेंगे, कानून के विशेषज्ञ थे। तो इन्होंने लिख के फिर पकड़ा दिया भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति को। वो समिति फिर फाइनल करती थी कि ये बात रखनी है कि नहीं रखी है, आपने लिखा जो सही है या इसमें कोई कमी है या इसमें कुछ और चेंज करना है। तो समझ गए ना, वैधानिक सलाहकार का मतलब होता है इसको लिखने का, कानून की भाषा में लिखना उस बात को, जो भी बातें लिखना चाहते हैं संविधान में। तो सारे सदस्य ऐसे नहीं थे कि भाई सभी कानून के ज्ञाता हो, कुछ लोग ही थे, तो उनमें सबसे ज्यादा नॉलेज इनको थी, बी एन राव को, इसलिए इनको वैधानिक सलाहकार बनाया गया। सब बातें कानून की भाषा में इन्होंने लिखी। अच्छा, तो क्या हो गया इसमें आएगा बी एन राव आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किस तारीख को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा गया था, किस बात का? लोगों, वहां जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्लस भारत की आम जनता को यह बताने के लिए कि संविधान क्यों बनाया जा रहा है, संविधान के उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य उसमें लिखे हुए थे, उन उद्देश्यों का एक प्रस्ताव रखा गया और उसको पारित कराया गया बाद में, समझिए ना। तो वो उद्देश्य यानी संविधान निर्माण के जो उद्देश्य इस प्रस्ताव में बताए गए, तो ये प्रस्ताव कब रखा गया? तो देखिए ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 और डी 26 नवंबर 1949। अब इन तारीखों का वैसे महत्व है संविधान सभा में। देखो 9 दिसंबर का महत्व ये है कि सबसे पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, जब जुलाई 1946 में चुनाव हुए, तो उसके बाद पहली बार सभी सदस्य 9 दिसंबर 1946 को मिले थे, फर्स्ट मीटिंग थी इसकी। बी 11 दिसंबर 1946 का क्या था कि इस दिन जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ गए। इस दिन ये घटना हुई। अब बात करें 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन तो संविधान निर्माण का काम ही निपट गया था, यानी संविधान स्वीकार ही हो गया बन बना के, समझ गए। अब बची 13 दिसंबर 1946, तो इस दिन क्या हुआ? इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये 13 दिसंबर 1946 की तारीख एकदम याद रखेंगे। तो ये सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति पढ़ाया था आपको। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में थी और इसका कार्य क्या था? जो बी एन राव ने, जो वैधानिक सलाहकार थे, जो राइटर थे, मतलब लिखने का जो काम कर रहे थे उसको कानून की भाषा में वो पेश करके इनको दे देते थे कि चलो हमने लिख दिया, आपने जो बात कही कि एमएलए सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के ये अधिकार होंगे, उनको मैंने कानून की भाषा में ऐसे लिखा है। फिर ये जब लिखकर इनको पकड़ा देते थे प्रारूप समिति को, और प्रारूप समिति क्या करती थी? उसका फाइनलाइजेशन करती थी, उसका परीक्षण करती थी कि इन्होंने जो लिखा है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई या उसमें कुछ चेंज करना है। ये काम प्रारूप समिति का था, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी ये। जितनी भी समितियां थी, संविधान का निर्माण का काम समितियों के माध्यम से हुआ। सारे सदस्य ऐसे नहीं थे कि वो संविधान निर्माण जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सके, सबको नॉलेज नहीं थी, इतने विद्वान नहीं थे, कुछ लोग ही विद्वान थे, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था
ड्राफ्टिंग करना, उसको फाइनल करना, समझ गए ना। तो प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्टिंग, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसकी फाइनल ड्राफ्टिंग करना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। तो ये इसमें कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष हमने पढ़ा भीमराव अंबेडकर थे, तो उसमें अध्यक्ष सहित देखो ए में है 5, बी में है 7, सी में है 4 और डी में है 10। हमने आपको बताया था कि उसमें 6 सदस्य थे और एक भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष। तो आंसर कौन सा होगा, बी 7। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में कितनी बार वाचन हुआ। वाचन का मतलब होता है रीडिंग, कितनी बार इसको बार बार चेंज हुआ नहीं है भाई। जैसे पहली बार पढ़ लिया है इसको, फिर वापस के नहीं थोड़ा चेंज करो इसको, फिर वापस पढ़ा गया, अच्छा फिर चेंज करो, फिर चेंज करके फिर वापस पढ़ा गया, ऐसे कितनी बार इसकी रीडिंग हुई वहां, कितनी बार पढ़ा गया वहां सबके सामने सदस्यों के समक्ष। तो इसमें क्या आएगा, जैसे ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में 5, क्या आएगा इसमें 3 बार इसको पढ़ा गया या इसका वाचन किया गया, इसकी रीडिंग की गई, तो सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें देखेंगे 24 जनवरी 1950, बी आ रहा है, ये तो ए है, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 13 मई 1952 और डी है 26 नवंबर 1949। देखिए इसकी बैठक हमने आपको बताई थी, लास्ट जो बैठक हुई उस दिन क्या काम हुआ था, उस दिन इस संविधान पे साइन हुए थे, सभी सदस्यों ने साइन किए थे। तो वो काम कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन एक काम और हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, वो काम भी इस दिन हुआ। इसलिए 24 जनवरी 1950 का बड़ा महत्व है भारत के इतिहास में। यानी ये जो संविधान आज है उस पर साइन इसी दिन हुए थे, बनके स्वीकार तो हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन साइन नहीं किया, अभी रख दिया उसको किसी वो पुराना कोई इस तारीख का महत्व था, चूंकि 26 जनवरी को लागू करना था ना पूर्ण रूप से, तो अभी भाई रख दो, बाद में करेंगे साइन। तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की, उसके बाद संविधान सभा समाप्त हो गई, संविधान निर्माण का जो कार्य था वो खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ वो संसद ही रह गई। ये हमने आपको बताया था, तो इसमें आंसर आएगा ए। बी सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। ए, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, बिल्कुल थे, 395 थे, आज भी 395 ही है। अच्छा बी है, मूल संविधान में कुल भाग 22 थे, ये भी सही है। मूल संविधान का मतलब क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकार हुआ उसको कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में कुल भाग 22 ही थे, ये भी सही है। सी है, मूल संविधान में कुल अनुसूचियां 12 थी। मूल संविधान में कितनी थी अनुसूचियां, 12, या कम थी या ज्यादा थी, आज कितनी है, 12 है। उस वक्त भी 12 ही थी क्या, उस वक्त 12 नहीं थी, उस वक्त 8 ही थी, 4 बाद में जोड़ी गई। तो ये आपका गलत हो गया सी। एक डी आ रहा है कि महात्मा गांधी व अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे या थे, दोनों ही सदस्य नहीं थे, न तो महात्मा गांधी जी और न अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के बड़े सर्वोच्च नेता हुआ करते थे, ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसे एकदम याद रखेंगे। यानी इसमें ए, बी और डी सही है और सी गलत है, तो आंसर क्या हो गया 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस कहो, संविधान दिवस कहो, कानून दिवस कहो, एक ही बात है। तो ए है 26 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 9 दिसंबर और डी 26 नवंबर। तो हमने आपको बताया था कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिस दिन संविधान स्वीकार हुआ था। तो संविधान कब स्वीकार हुआ था, 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। दूसरा है ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें डी कर देते हैं, डी 26 नवंबर विधि दिवस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें जोड़े दिए हुए हैं, ये आपस में मिल नहीं रहे हैं, सुमेल नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा सुमेल नहीं कर रहा है, कौन से का सही मिलान नहीं हो रहा है।
तो यहां देखेंगे ए मूल अधिकार भाग 3, ये कह रहा है कि मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। हमने आपको बताया था मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में ही है ना। फिर हमने आपको, अच्छा बी में चलिए, तो वो तो सही है, ये तो सही सुमेलित है ना, सुमेलित, इसको मिलान हो रहा ना दोनों का, यानी मूल अधिकार का संबंध भाग 3 से है, या भाग 3 में मूल अधिकार उल्लेखित है, तो ये तो सुमेलित हो गया। अच्छा इधर देखिए बी मूल कर्तव्य भाग 4, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि क्या मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 में है, या भाग 4 में मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, मूल कर्तव्य भाग 4 में न होकर 4A में है ना। चलो एक तो ये गलत हो गया, चलो कहीं और भी गलत है क्या, सी में चलो पंचायतें यानी ग्राम पंचायतें जो है आपके, वो कौन से भाग में उल्लेखित है, हमने बताया था आपको भाग 9 में, तो सी भी सही हो गया। अब है भाग 5 में संघ का मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उनका संबंध है संघ से। तो संघ सरकार जो है ना अपनी, उससे जो संबंधित बातें वो किसमें लिखी हुई है, ये भाग 5 में लिखी हुई है, ये हमने आपको बताया था। यानी इसमें सुमेलित कौन से, ये भी सुमेलित हो गया, ये भी सुमेलित हो गया, सी भी, ए भी सुमेलित हो गया, केवल बी ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, यहां भाग 4 के बजाय 4A आएगा। ये हो गया आपके बी आंसर में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, भारतीय संविधान में कुल 22 है ना, उनमें सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा अनुच्छेद किसमें लिखे हुए हैं, भाग 3, ए में है 3, बी में है 4, सी में है भाग 5 और डी में है भाग 1। वो आपको बताया हुआ है भाग 5, ये जो संघ वाला है ये सबसे बड़ा भाग है, तो ये आएगा सी आंसर आएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वर्तमान में राज्यों एवं संघ राज्यों की संख्या क्रमशः है, राज्यों स्टेट्स एवं संघ राज्यों यूनियन टेरिटरीज, या यूं कहें इनको संघ राज्य क्षेत्र भी कह सकते हैं आप, एग्जैक्ट जो शब्द है वो संघ राज्य क्षेत्र लिखा हुआ वहां संविधान में, और इसको वैसे क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज, और वैसे हम जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं इसको केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां ये भी हो सकता है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है, तो क्रमशः में चलेंगे तो ए आ रहा है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र है, क्या सही है क्या ये। फिर बी कह रहा है कि 29 राज्य हैं वह 8 संघ राज्य क्षेत्र है, क्या ये सही है क्या। सी कह रहा है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर डी कह रहा है कि 26 राज्य हैं वह 8 संघ राज्य क्षेत्र है, बताइए कौन सा होगा, बताया हुआ आपको। यानी भारत में इस वक्त 28 तो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद पहले 29 थे जो 28 रह गए, और संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अभी दमनदीप और दादरा और नगर हवेली का विलय होने के बाद इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर वो सब कैलकुलेट हो चुके हैं। एग्जैक्ट आज की तारीख में अभी 25 मई को कितने हैं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ए आएगा आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं, ए 8, बी 10, सी 9, डी 12। हमने आपको बताया था कि 8 तो थी, लेकिन कब, जब संविधान स्वीकार हुआ बना 26 नवंबर 1949 को 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और बढ़ गई, तो वर्तमान में 12 है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मेल नहीं कर रहा, मिलान नहीं हो रहा है। ए देखो, अनुसूची 8 का संबंध भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से है या नहीं है, क्या है अनुसूची 8 में। चलो इसको देख लेते हैं, बी अनुसूची 10, दल बदल का उल्लेख है ना अनुसूची 10 में, बाद में जोड़ी गई थी ये है, दल बदल का उल्लेख हमने आपको बताया, तो ये तो सही हो गया। सी में अनुसूची 11, पंचायतें, आपकी ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुसूची 11 में है ना उसमें,
ये भी हमने आपको बताया, तो ये भी सही हो गया। डी में हमने बताया, यहाँ क्या लिखा है, अनुसूची 12, इसमें क्या लिखा हुआ, नगर पालिकाओं के बारे में लिखा हुआ है, तो ये भी हमने आपको बताया, ये भी सही हो गया। तो फिर गलत कौन सा हुआ, वापस चलते हैं ए पे। अनुसूची 8 में क्या लिखा है, भूमि सुधार नहीं लिखे हुए, भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों की सूची नहीं है ये। इसमें जो सूची बनी हुई किसकी है, भारत में कौन कौन सी भाषाएं मान्यता प्राप्त है उन भाषाओं की सूची है, और वो उस सूची में 22 भाषाओं के नाम है। इसलिए ये जो अनुसूची है, ये जो लिस्ट है, ये जो शेड्यूल है, इसका संबंध यानी इस 8 का संबंध भाषाओं से, भूमि सुधार से नहीं है। भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख जो लगभग 300 भूमि सुधार कानून है, उनका उल्लेख तो अनुसूची 9 में है, जो बाद में जोड़ी गई। पहली सूची अनुसूची है जो संविधान बनने के बाद जुड़ी, उसमें है 9 में। 8 में तो भाषाओं का उल्लेख है, तो ये आपके सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, यानी भारत की संसद का अर्थ क्या है, उसमें क्या क्या आता है। ए, केवल लोकसभा, बी, केवल राज्यसभा, सी, केवल लोकसभा व राज्यसभा, यानी ये दोनों ही, केवल ये दोनों ही, इसका अर्थ ये है। डी, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। हमने आपको बताया था कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं, भारत में इनके क्या क्या नाम है, और भारत में जो अगर इनके नाम क्या है तो फिर उनमें क्या क्या सम्मिलित है। तो क्या था कि संसद का मतलब क्या था, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों ही संसद में आते हैं, तीनों से मिलकर ही संसद बनती है, केवल 2 से संसद नहीं बनती। इसका आंसर आएगा डी, यानी संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से संसद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है। संघ की कार्यपालिका बताई थी हमने आपको, एक तो नाम मात्र की होती है, एक वास्तविक होती है, फिर वास्तविक में भी हमने आपको बताया था स्थायी और अस्थायी। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है, तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अंग है ना उसका कार्यपालिका का, राष्ट्रपति उस व्यवस्थापिका का भी अंग है, कार्यपालिका का भी अंग है, संसद का भी अंग है, इधर कार्यपालिका का भी वो हिस्सा है। बी, तो राष्ट्रपति तो आएगा ही आएगा कार्यपालिका में, है ना। अच्छा, बी, प्रधानमंत्री, ये भी कार्यपालिका में आएगा, कानून लागू करने वाले हैं ना भाई ये तो। अच्छा, सी, संघीय कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन से, संघ के, वो भी इसी में आएंगे, किसमें, कार्यपालिका का ही अंग है वो। डी, लोकसभा, अब लोकसभा कार्यपालिका का अंग नहीं है, वो किसका अंग है, व्यवस्थापिका का अंग है, संसद का अंग है, यानी वो तो इसकी ये जो संसद बताई हमने उसका अंग है, तो ये डी गलत हो गया है यहाँ, यानी अंग नहीं है, तो ये लोकसभा नहीं है, डी आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है। हमने आपको बताया था कि भारत में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि शासन चलता तो उनके नाम से, नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से, लेकिन असली पावर किसी और के हाथ में होता है। पर्दे के सामने तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, लेकिन पर्दे के पीछे वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी बंदूक वो जिसके कंधे पर होती है उसे तो कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, बटन जिसके हाथ में होता है उसको कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। यानी जो वास्तव में काम करता है वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है, और जिसका केवल नाम ही चलता है, असली काम तो दूसरा करता है। यानी जिसका सिर्फ उसके नाम से ऑर्डर ही जारी होगा, लेकिन ऑर्डर किसका करना है, कैसे करना है, वो डिसीजन दूसरा लेता है, उसको वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। यानी वास्तविक रूप से कानून लागू करने वाले, एक है नाम मात्र के कानून लागू करने वाले। तो नाम मात्र में कौन आएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में संघीय राज्य मंत्री और डी में संसद। अब आप देखिए उधर से चले, संसद, अब संसद तो कार्यपालिका है ही नहीं, तो यहाँ नाम मात्र की है या वास्तविक है उससे कोई लेना देना नहीं इसका, कोई संसद तो कार्यपालिका ही नहीं, वो तो है ही सही व्यवस्थापिका का। तो ये तो संसद का तो मामला यही खत्म हो जाता है। फिर है संघीय राज्य मंत्री,
राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं होता कि जो राज्य के मंत्री होते हैं, राज्यों में जो मंत्री होते हैं उनको राज्य मंत्री कहते हैं, या जिनका संबंध राज्यों के कार्यों से होता है, ऐसा कुछ नहीं। संघीय राज्य मंत्री, केंद्र में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये संघीय राज्य मंत्री, तो ये भी कार्यपालिका के नाम मात्र की कार्यपालिका कैसे है, ये तो कानून लागू करने वाले लोग हैं, लागू तो ये भी करते हैं, लेकिन ये कौन से है, वास्तविक कार्यपालिका के अंग है। प्रधानमंत्री ये भी वास्तविक कार्यपालिका के अंग है। राष्ट्रपति ये कार्यपालिका तो है लेकिन वास्तविक नहीं है, नाम मात्र की है। राष्ट्रपति जी का सिर्फ नाम चलता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाना है उसका फैसला प्रधानमंत्री जी करेंगे, नाम वो सजेस्ट करेंगे, और नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करते हैं। समझे आप। राज्यपाल किसका, राजस्थान के राज्यपाल को बनाता कौन है, राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, साइन उनके होते हैं अपॉइंटमेंट लेटर पे, लेकिन असली काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये नाम तय करेंगे कि किसको राज्यपाल बनाना है राजस्थान का। तो यानी वास्तविक कार्यपालिका ये हो गई और नाम मात्र की कार्यपालिका ये हो गई। तो ये नाम मात्र की कार्यपालिका का अंग है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र कहो या केंद्र शासित प्रदेश कहो, यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा नहीं है। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो देखिए दिल्ली, यहां विधानसभा है। लक्षद्वीप, यहां विधानसभा है कि नहीं है, यहां कहां है, विधानसभा नहीं है। पुदुचेरी, यहां भी विधानसभा है। जम्मू और कश्मीर, यहां विधानसभा है, अभी गठित की जानी है, इसमें प्रोविजन रखा गया है। अभी जब 5 अगस्त 2019 को इसका पुनर्गठन किया गया तो इसमें प्रोविजन था, प्रावधान रखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। तो फिर नहीं है कौन से में, लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप में नहीं, तो आंसर हो गया बी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किससे राजस्थान राज्य विधानमंडल का निर्माण हुआ है। यानी राजस्थान का जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में क्या क्या आता है, अपने यहाँ विधानमंडल के नाम पर क्या क्या है राजस्थान में। स्पेशली राजस्थान के लिए पूछा, इसको सवाल पे ध्यान दो। यहाँ एक आम राज्य के लिए, जनरल राज्य के लिए नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया स्पेशल राज्य। कौन सा स्पेशल, कौन सा, राजस्थान के बारे में पूछे। तो राजस्थान के विधानमंडल में क्या क्या आएगा, ए केवल राज्यपाल, बी केवल विधानसभा, सी विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों, और प्लस राज्यपाल, तीनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं, ऐसा कह रहा है सी। और डी कह रहा है विधानसभा प्लस राज्यपाल मिलकर क्या करते हैं, विधानमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन राजस्थान में अब आप देखिए, आपको राजस्थान में राज्यपाल भी मिल जाएगा, है कलराज मिश्र, विधानसभा है 200 आदमियों की विधानसभा है ना। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है राजस्थान में, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। इसलिए राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान विधानमंडल में सिर्फ और सिर्फ आएंगे विधानसभा और राज्यपाल, है ना। लेकिन यही अगर यहां मैं अगर राजस्थान के बजाय लिख दूं काट के क्या, महाराष्ट्र, तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। महाराष्ट्र आते यहां सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि वहां विधान परिषद भी है। समझे आप। इसलिए आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर कौन से स्टेट के बारे में पूछा गया है। अलग अलग स्टेट में विधानमंडल की संरचना अलग अलग है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आंसर होगा सी कि राजस्थान में, सॉरी डी कि राजस्थान में विधानमंडल का निर्माण विधानसभा प्लस राज्यपाल से हुआ है। क्योंकि इधर आप ए में देखो तो केवल राज्यपाल अकेला ही थोड़ी बना देता है विधानमंडल को, या केवल विधानसभा से ही विधानमंडल बन जाएगी। विधानमंडल बनाने के लिए ये दोनों ही चाहिए, मतलब वैसे तो तीनों ही चाहिए, लेकिन राजस्थान में चूंकि ये नहीं है विधान परिषद, तो राजस्थान में कौन कौन कर रहे हैं, विधानसभा और राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। हमने बताया था आपको, पहले 7 में हुआ करती थी, अब 6 में रह गई। 6 विधान परिषदें हैं भी कुल। तो कौन कौन सी हैं, ऊपर से चलेंगे, जम्मू कश्मीर है क्या, अब नहीं है।
अक्सर लड़के ये याद रखते हैं, आज भी जम्मू कश्मीर विधान परिषद ऐसा तो वहां नहीं है। ऊपर से चलो आप, यूपी, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां क्या है, विधान परिषदें हैं। अब यहां देखिए 6 कहां लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ 4, ये गलत हो गया। और सी में क्या लिखा है 5, ये भी गलत है। डी में 3 लिखा हुआ, ये भी गलत है। बी में लिखा हुआ 6, तो इसका आंसर हो गया 6, बी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? ए 28, बी 36, सी 29, डी 31। चलो बताएं कितनी विधानसभाएं हैं भारत में? जितने मुख्यमंत्री है उतनी ही विधानसभाएं हैं। अब आप गिनो मुख्यमंत्री कितने भारत में? 28 तो राज्यों के हो गए हैं, 28 तो राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए ना। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री हैं, तो जहां मुख्यमंत्री है ना तो वहां विधानसभा जरूर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वही व्यक्ति होगा जो किसी विधानमंडल का सदस्य होगा। बिना विधानसभा के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद नहीं बन सकती। इसलिए जहां मुख्यमंत्री है वहां निश्चित रूप से विधानसभा भी है। तो भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से? ऊपर से चलेंगे, जम्मू कश्मीर। आप कहोगे साहब तो बना ही नहीं मुख्यमंत्री, कोई नहीं, अभी नहीं है लेकिन बन जाएगा, प्रावधान है वहां। तो वहां विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी है। नीचे चलेंगे दिल्ली, मुख्यमंत्री भी है, विधानसभा भी है। नीचे चलेंगे पुदुचेरी, विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी है। समझे आप? तो यानी कुल कितनी विधानसभाएं होगी? 28 तो राज्य हो गए भारत के और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो कुल 31। कितनी विधानसभाएं हुई? 31। तो ए में क्या 28? गलत है, 28 तो केवल राज्य ही है, तो 28 तो राज्यों की हो गई, केंद्र शासित प्रदेश कहां गए? बी में 36 आ रहा। 36 का मतलब ये होगा कि साहब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 होते हैं, तो 36 की 36 में विधानसभाएं नहीं है। 36 की 36 में 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां है ही नहीं विधानसभाएं। फिर चलेंगे सी में 29, तो ये भी आंसर गलत है, तो डी 31, यानी इसका आंसर होगा डी। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है? लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, अक्सर अखबार में आता रहता है एलजी। पुडुचेरी की एलजी किरण बेदी, और मुख्यमंत्री में पटरी नहीं बैठ रही, आता ना अखबार में। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या समझिए आप? भारत क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है? तो देखिए आप, भारत में अभी जाएंगे, जैसे ए आ रहा इसमें ऑप्शन 3, बी आ रहा 8, सी आ रहा 5, डी आ रहा 2। हमने आपको लिखाया था कि भारत के 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है। कौन से? 3 तो तीनों ही मुख्यमंत्री वाले, तीनों ही विधानसभा वाले, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, 3 तो ये हो गए। और 2 पानी वाले केंद्र शासित प्रदेश। कौन से पानी वाले? एक तो है अरब सागर में लक्षद्वीप, पानी है ना उसके चारों ओर। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों ही पानी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में प्लस तीनों ही मुख्यमंत्री वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कुल 5 में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है। ये याद रखेंगे एकदम। तो 5 हो गए ना आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहां पे क्या जानेंगे आप कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, 3 वालों में तो क्या है कि मुख्यमंत्री भी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। तो वहां के एलजी को, वहां के मुख्य लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन बाकी जो ये 2 पानी वाले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ के तो ये मानो कि बस यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख यही है, यहाँ की सरकार इनको ही मानो, यहाँ के प्रधानमंत्री यही है, यहाँ के मुख्यमंत्री यही है, यहाँ के राज्यपाल यही है, इनके ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ सीधा शासन चलता है केंद्र सरकार से, यहाँ कोई कानून बनाना होता है ना लक्षद्वीप और जैसे
इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में तो संसद बनाती है और फिर लागू ये वहां से ऑर्डर आता है, कहां से? दिल्ली की जो संघ की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उनकी वो जो ऑर्डर करते हैं उसको लागू ये करते हैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में। यानी यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख हैं ये यहाँ की सरकार मान लो इनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो ये 3 में तो क्या है, मुख्यमंत्री होने की वजह से मुख्यमंत्री लोगों के पास भी पावर्स हैं, विधानसभाएं भी वहां, और इन 2 में क्या है, पानी वालों में और कुछ भी नहीं है, मुख्यमंत्री विधानसभा नहीं है, तो यही सर्वे सर्वा वहां के। तो ये 5 हो गए आपके। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। भारत में द्विसदनीय विधानमंडलों की संख्या है, यानी भारत में ऐसे कितने विधानमंडल है या ऐसे कितने राज्य हैं जहां के विधानमंडलों में 2 सदन है। द्विसदनीय का मतलब 2 सदन होना, यानी विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं ना, जैसे संसद के 2 सदन है, भारतीय संसद द्विसदनीय है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही विधानमंडल जैसे संघ में या राष्ट्रीय स्तर पर संसद है कानून बनाने वाली, वैसे ही राज्यों के स्तर पर भी कानून बनाने वाली संस्था है जिसको कहते हैं विधानमंडल। अब वहां संसद के 2 सदन है, वैसे ही विधानमंडलों के भी 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन भारत में स्थिति क्या है, ये कितने राज्य हो गए भारत में? 28 राज्य है ना, यहाँ 28 में विधानमंडल है और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानमंडल है, वहां भी कानून निर्माण का काम करने वाली संस्थाएं हैं, विधानसभाएं हैं, दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। तो क्या इन सभी में द्विसदनीय है? सभी में 2 सदन है? नहीं है सभी में, केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं भारत के, केंद्र शासित प्रदेश तो कोई भी नहीं है ऐसा, केवल राज्य हैं वो भी 6 ही हैं। कौन से? ऊपर से चलेंगे, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नीचे तेलंगाना। ये 6 ही ऐसे हैं जहां विधान परिषदें हैं। तो जहां विधान परिषदें हैं इट मींस वहां द्विसदनीय विधानमंडल है, क्योंकि विधानसभा तो होनी है, जहां विधानमंडल है वहां विधानसभा तो होनी है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं होती कि रखो नहीं रखो, वो तो रखनी होती है। लेकिन विधान परिषद में चॉइस होती है। तो यहाँ अभी केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, इट मींस क्या होगा, 6 राज्यों के विधानमंडल ही द्विसदनीय है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ए में 6 आ रहा है, बी में 28 आ रहा है। 28 राज्यों में है नहीं द्विसदनीय विधानमंडल, 28 में कहां है? सभी राज्यों में थोड़ी है। सी 3 आ रहा है, तो 3 में कहां है? 3 में नहीं, ज्यादा में है। डी 31, अच्छा 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहे हैं इसमें 3, तो वहां भी विधानमंडल नहीं है। भारत में 6 ही राज्य जो मैंने आपको बताए वहां विधानमंडल है द्विसदनीय। तो आंसर हो गया इसका ए 6। अच्छा 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख प्रशासक कहलाता है? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख प्रशासक कहलाता है? देखो भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां का प्रशासनिक प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो 2 पानी वाले केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री है, तो वहां के प्रशासनिक प्रमुख कौन हो गए? मुख्यमंत्री लोग हो गए। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां न तो मुख्यमंत्री है न लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो वहां क्या है कि प्रशासन चलाने वाला या प्रशासन का जो प्रमुख होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, जो प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है वो। और ये कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बैठता है, यानी इसका प्रावधान कितने यूटीज में है, कितने संघ राज्य क्षेत्रों में है। तो प्रशासक की पोस्ट भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में है वो सुन लीजिए आप। चंडीगढ़, ऊपर से चलेंगे लद्दाख, चंडीगढ़, फिर दादरा नगर हवेली व दमन दीव, दोनों ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब एक ही हो गए। तो ये इन तीनों में क्या है, आज प्रशासक बैठता है यहाँ, यानी यहाँ का जो होल सोल इंचार्ज है, यहाँ की सरकार को, यहाँ का प्रधानमंत्री को, यहाँ का मुख्यमंत्री को, वो कौन होता है? प्रशासक होता है। तो इन तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, प्रशासनिक प्रमुख जो है वह प्रशासक कहलाता है। इसके अलावा और कहीं भी प्रशासक नहीं है। भारत के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक प्रमुख ही प्रशासक कहलाता है। 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है पानी वाले, उनका प्रशासनिक प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है। बाकी जो 3 बचे केंद्र शासित प्रदेश,
मुख्यमंत्री वाले, वहां का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, लेकिन उतना पावर नहीं होता जैसे दूसरे राज्यों में राज्यपाल है। राजस्थान में राज्यपाल के पास कितने पावर्स हैं, वैसे ही पावर्स वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को होते हैं। लेकिन हालांकि वो जो एलजी है, 3 केंद्र शासित प्रदेश वाले मुख्यमंत्री वाले, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां को उनको जो दूसरे राज्य से राजस्थान के राज्यपाल के पास जो पावर्स है उनसे कुछ ज्यादा पावर्स है, समझ गए। लेकिन कुल मिला के आपको जो याद रखना है कि भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक प्रमुख प्रशासक कहलाता है और 2 का पानी वालों का प्रशासनिक प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है और बाकी 3 में तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका तो आंसर हो गया आपके डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर